हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। और उनसे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक। और आज के इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आज की जो पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति, एक चीज और, अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, ठीक है। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये आज की हमारी हेडिंग है। तो आपने पिछले वीडियो में ये भी जान लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है समान परिमाण के विपरीत आवेश, ठीक है। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला मिला था हम लोग को P बराबर Q इंटू 2L, करेक्ट है। उसके बाद उससे पहले वाले वीडियो में बात करा था हम लोगों ने एकल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एकल बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आज इन दोनों फॉर्मूले का यूज होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप पीछे वाले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। एक बार मैं लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये फॉर्मूला काम में आएगा। फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। उसके बाद एकल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, एकल बिंदु आवेश के लिए, एकल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र। और एकल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है आज का वो अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो एकल बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल 1/4 पाई Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूला और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P इज इक्वल Q इंटू 2L होता है, ठीक है। आज की स्टार्टिंग वीडियो है कि अक्षीय स्थिति में या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सपोज करना है आपके पास में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। आपके पास में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है और उनके बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है, ठीक। और फॉर्मूला होता है उसका P इज इक्वल Q इंटू 2L, ठीक है। आगे हमको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। और अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसी लाइन के, या तो आप इस साइड बता सकते हो या फिर आप दाएं साइड या फिर बाएं साइड बता सकते हो, ठीक है। लाइन के आप दाएं साइड या बाएं साइड बता सकते हो, इसी लाइन को कहते हैं अक्षीय स्थिति। और अगर आपने ऐसे लाइन खींचा तो उसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति, मतलब अक्ष पे नहीं होता है, उसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक है। जो अक्ष के सीधे में चलता है उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये द्विध्रुव का क्या है, सेंटर है, द्विध्रुव आघूर्ण का सेंटर है।
इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस द्विध्रुव आघूर्ण से r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि कितनी आएगी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब अगला काम आप करेगा, आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप जानते हो, प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होती है, आवेश से दूर होती है, और माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ या फिर अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर आप प्लस क्यू आवेश के लिए इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे और उसकी दिशा निकालोगे, तो प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, मतलब ऐसे मिलेगा, बाहर की तरफ, ठीक है। और प्लस क्यू है तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 है। माइनस क्यू आवेश के लिए अगर इसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालोगे तो आपको मिलेगा E2 और वो भी अंदर की तरफ, ठीक है। क्यों अंदर की तरफ मिलेगा? तो क्योंकि ये माइनस वाला है और प्लस वाले के लिए बाहर की तरफ, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब आपका अगला काम है, आपको प्लस क्यू आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है और माइनस क्यू आवेश से P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या क्या चाहिए आपको? 1/4πε0, ये तो फिक्स रहता है। क्यू आपको चाहिए और क्यू आपको इन दोनों ये प्लस और माइनस क्यू से आपको क्यू मिल जाएगा। आपको चाहिए इसमें से दूरी r चाहिए, और r कहाँ से मिलेगा आपको? ये प्लस क्यू से अगर आप निकालते हो तो प्लस क्यू से लेके P के बीच की दूरी, और अगर माइनस से निकालते हो तो माइनस क्यू से लेके P के बीच की दूरी, ठीक है। ये एकल बिंदु आवेश के लिए लगाएंगे हम लोग। अगर आप सीधे दोनों के लिए लगाओगे तो हल नहीं हो पाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एक एक बार में एक एक को यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप प्लस क्यू से P की बीच की दूरी निकालना चाहो तो देखो, ये O से लेके P तक की दूरी r है और ये पूरा 2l है ना, प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू के बीच की दूरी 2l। अगर आपने बीच से इसको तोड़ दिया तो बीच से तोड़ोगे तो ये आधी दूरी l और इधर की आधी दूरी l, ठीक है। 2l दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब 2l दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो इतना l मिलेगा और इतना वाला l हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना, ये पूरी दूरी r है और हमको ये वाली दूरी चाहिए, तो पूरे में से अगर आप इतनी दूरी को निकाल देते हो तो इतनी दूरी आपकी बच जाएगी। जैसे आपके पास में इतनी बड़ी कोई एक स्टिक है, ठीक है, और आपके पास में एक छोटी सी स्टिक है, ये दूसरी स्टिक है। अगर आप इस स्टिक के बराबर इसमें से स्टिक को हटा देते हो, है ना, तो आपको ये जो दूरी बचेगी आधी स्टिक इधर वाली, वो मिल जाएगा आपको। तो वही काम करना है आपको। अगर आप इस पूरे में से इतने को माइनस कर देते हो तो आपको ये वाली दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी होगी? तो R में से आप अगर L को माइनस कर देते हो तो प्लस क्यू में से ये दूरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे माइनस क्यू से अगर P के बीच की दूरी आपको चाहिए तो माइनस क्यू से, देखो माइनस क्यू से P, ये इतना तो R पहले से ही है और इतना कितना है L, ये दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक लेके R है। तो R और ये दोनों मिला लोगे तो आप दोनों को ऐड कर लो, और जैसे ही ऐड करोगे तो इतनी पूरी दूरी मिल जाएगी। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? R में क्या करो आप, L को ऐड कर लो, तो R प्लस L मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये होगी आपकी पूरी दूरी। तो माइनस क्यू के लिए दूरी कितनी मिल गई? R प्लस एल, और प्लस क्यू के लिए दूरी कितनी मिल गई? R माइनस एल। फिर से एक बार देख लो, आपको क्या करना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। सबसे पहले आप एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाओगे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनेगा और उनके बीच की दूरी 2l होगी, ठीक है। अगला काम, द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु से r दूरी पर आपको एक बिंदु P मानना है। उस P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी रहेगी या तीव्रता निकालनी रहेगी। तो प्लस क्यू वाले से P पर पहले आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के लिए P पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो अंदर की तरफ मिलेगा, ठीक है। आगे ये प्लस क्यू से लेके P के बीच की दूरी जब निकालोगे तो आपको मिलेगा R माइनस एल, और माइनस क्यू से लेके P के बीच की दूरी मिलेगी आपको R प्लस एल। ये फिगर हमारा बनके तैयार हो गया। अब आपको फॉर्मूले के बेसिस पे वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर लाना है, ठीक है। तो
पहला काम क्या रहेगा इसके बाद, देखो हमने तो पहले लिख दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल Q इंटू 2L। ठीक है, इसको बना लेना आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, उन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बना लिया। अगला काम है आपका, पहले आप प्लस क्यू के लिए पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालो, क्योंकि आपने प्लस क्यू के लिए E1 माना है और माइनस क्यू के लिए E2। तो पहले E1 निकाल लो फिर E2 निकाल लो। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, और प्लस क्यू आवेश के लिए P पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो E1 बराबर 1/4πε0 Q, और Q तो रहेगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू Q है, तो इधर से हो गया Q, और R स्क्वायर चाहिए तो R की वैल्यू कितनी है, R माइनस एल, तो इधर R माइनस एल का होल स्क्वायर। आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना लिया, इसको बना लो थर्ड इक्वेशन। अगला काम, माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र निकालो, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और अगर आप माइनस क्यू आवेश के लिए P पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो माइनस के लिए आपने माना है E2, और E2 इज इक्वल मिलेगा फॉर्मूला वही 1/4πε0, माइनस क्यू रहे चाहे प्लस क्यू रहे, प्लस क्यू रहेगा तो प्लस लगाना है, माइनस क्यू रहेगा तो भी आपको प्लस में ही लेके चलना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में और जो वैद्युत बल लगाते हैं उसमें हम लोग इसके परिमाण के साथ में लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का चिन्ह नहीं लगाते, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लगाओगे। ठीक है, तो Q बाई आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर इसका कितना है, आर प्लस एल, माइनस क्यू के लिए आर प्लस एल है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई ये दूरी R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 के लिए निकालोगे 1/4πε0 Q बाई ये वाली दूरी R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपको E1 E2 निकाल लिया आपने, आपको इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है, नेट वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। तो P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और जब आप P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो परिणामी का मतलब होता है नेट वैद्युत क्षेत्र, और नेट वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, देखो E1 की दिशा आगे की तरफ है और E2 की दिशा पीछे की तरफ है ना। E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो बड़े वाले में से आप छोटे वाले को माइनस कर लो, आपको नेट आवेश मिल जाएगा। ठीक है, और इनमें से बड़ा कौन होगा, तो प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा E बराबर E1 माइनस E2, E नेट लिख लेना इसको। ठीक है, E नेट बराबर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 माइनस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू रख लो, तो E1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको अगला काम क्या करना है, दोनों में ध्यान से देखो, Q और बाई 4πε0, Q बाई 4πε0 कॉमन है, दोनों में से कॉमन कर लो। ठीक है, और जैसे ही दोनों में से आप इन दोनों को कॉमन करोगे Q बाई 4πε0, तो आपको क्या मिलेगा, इधर से 1 ये R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर से 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, Q बाई 4πε0 को जैसे ही आप कॉमन करोगे आपको मिलेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, इसमें बचेगा आपका 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इधर वाले का मल्टीप्लाई इसमें, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिलेगा Q बाई 4πε0, और R प्लस एल का एक में मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे होल स्क्वायर है तोड़ लो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तोड़ो, तो तोड़ने पे मिलेगा ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस इसका तोड़ोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइड बाई, ये ध्यान से देखो तो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी है, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो r माइनस एल और r प्लस एल इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। r माइनस एल का होल स्क्वायर है, इनटू में है r प्लस एल का स्क्वायर, तो r माइनस एल और r प्लस एल को एक साइड में कर लो और पूरे का होल स्क्वायर लगा लो, ठीक है। ये बात बराबर है। आगे इनमें देखो ये आर स्क्वायर प्लस में है और ये आर स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कटेगा। एल स्क्वायर प्लस में और एल स्क्वायर माइनस में ये कटेगा, और आपका बचेगा 2rl, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl, ये दोनों मिला के आपको मिलेगा 4rl। और नीचे वाला एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करो, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ई नेट बराबर मिलेगा आपको ई नेट बराबर ये क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर से बचेगा 2rl माइनस माइनस प्लस 2rl, 4rl हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में ये a माइनस बी ए प्लस बी को एक कोष्टक में करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आप लगा लो, ठीक है। ये अभी तक ई नेट की वैल्यू आई। अब आपका अगला जो काम था, आपने जो फिगर बनाया था, फिगर में कुछ ऐसा था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये ओ था एल एल, और इधर से लेके ये बिंदु पी, और ये पूरी दूरी आपकी थी आर, ठीक है। ऐसा फिगर था, इसमें E2 और ये E1, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो फिगर में ये R और L दोनों की वैल्यू देखो, R बहुत बड़ा है, R इतना बड़ा है, और L देखो छोटा। आप इस फिगर को चाहे जितना भी बड़ा बना लो, आपको हमेशा R बड़ा ही मिलेगा और L आपको छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जो L की वैल्यू है वो R से कम है, L जो है R से कम है, तो अगर आप L का स्क्वायर करो तो और R का स्क्वायर करो तो भी कम मिलेगा। बात समझना, अगर L R से कम है तो अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो वो भी ऑलरेडी कम आएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो L की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 3, ठीक है। L की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3, क्योंकि L जो है R से छोटा है। और अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो L की वैल्यू मिलेगी, L स्क्वायर की वैल्यू 4, और R स्क्वायर का अगर R का स्क्वायर करते हो तो ये मिलेगा आपको 9, मतलब स्क्वायर भी करते हो तो भी L जो है छोटा ही मिलेगा, क्यूब करोगे तो भी छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप R और L की वैल्यू जितनी भी बढ़ा लो, L तो हमेशा ही छोटा रहने वाला है, ठीक है। और अगर L छोटा रहेगा इसका मतलब है आप L को नगण्य मान सकते हो, ठीक है। L को क्या करना है, नगण्य मानना है। कब, चूंकि L जो है R से छोटा है, इसलिए L स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर से और भी छोटा होगा, ठीक है। L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर। अतः आप क्या कर सकते हो, L स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। और जब नगण्य मानोगे तो क्या करते हैं, L की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू रखेंगे फिर 0, ठीक है। नगण्य मानने का मतलब है कि उसकी वैल्यू को हटा दो वहां से, उसको खत्म कर दो वहां से, और वो उधर से ही करोगे जहां पे वो प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा। अगर ये L कहीं पे इनटू में है वहां से आपको खत्म नहीं करना है, अगर कहीं पे प्लस या माइनस में है तो आपको उधर से खत्म करना है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में देखो ये इनटू में, तो इधर आपको L की वैल्यू के साथ में कुछ नहीं करना, नीचे वाले में ये माइनस में है तो आप उधर से L की वैल्यू को आप नगण्य मान सकते हो, और नगण्य मानने का मतलब उसको खत्म कर देना है, 9 के बराबर मान लेना है, ठीक है। तो आगे जब सॉल्व करोगे तो ई नेट बराबर आपको मिलेगा
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4RL है, 4RL, इन सबको आप ऐसे एक साथ में लिख लो। डिवाइड में एल स्क्वायर को जब आप नगण्य मानोगे तो ये मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 0 लगा लो और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है ना, 4 को आप 2 इंटू 2 करके लिख सकते हो, है ना, 4 को 2 इंटू 2 करके। तो आगे आप जब सॉल्व करोगे तो इसको ऐसा मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करते हैं एल वाले के साथ में। ठीक है, क्यू को एल वाले के साथ में लिखते हैं, और जो 4 है, 4 में से 2 एक एल को दे देंगे, और जो 2 बचेगा वो आर के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, ये 4R को तोड़ना है आपको 2 इंटू 2R में, और L इसका पहले से था और इधर से Q, इन तीनों को आप एक साथ लिख लो और इसको अलग कर लो। तो 2R को हमने अलग कर लिया और Q इंटू 2L को एक साथ में लिख लिया, इसलिए करा है ताकि आपको इधर से ये P की वैल्यू आराम से निकल जाए, वरना आप इधर पे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इधर समझ में आए, इसलिए आप उसको अच्छे से तोड़ लो। तोड़ने के बाद आगे ये नीचे वाले का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर में से 0 माइनस करोगे तो भी आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करना है मतलब आर की पावर 4, और आगे सॉल्व करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2R, और इसकी जगह पे आप रख लो P, क्यूब इंटू 2 होता है P, कहां से आएगा तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप इसका मान रख सकते हो, डिवाइड बाई आर के पावर 4, और इधर से एक आर और ये आर के घाते 4 कटेगा तो मिलेगा आपको आर के पावर 3, तो ई नेट की वैल्यू मिलेगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब। ठीक है, ये ई नेट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यूब, मतलब अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है वो ये E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई आर क्यूब। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके बाद निरक्षीय स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, या फिर उसको कहते हैं अनुप्रस्थ, निरक्षीय को दूसरी भाषा में कहते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है आज का, कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। काम वही करना है आपको, सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लिखना है और एकल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। उसके बाद आपको फिगर बनाना है, और फिगर में कैसे बनाओगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो सबसे पहले वही काम, आपको पहले वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला का फिगर बनाना है। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बनता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी आप जानते हो 2L होती है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, और इसके बीच की दूरी जो है वो 2L है। ठीक है, आगे ये इसका मध्य बिंदु, तो ये वाली दूरी L हो जाएगी और ये वाली दूरी भी L हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते कि ये O इसका मध्य बिंदु है, तो इस 2L को अगर तोड़ोगे तो इधर दूरी L और इतनी दूरी L हो जाएगी। ठीक है, आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करोगे, निरक्षीय का मतलब होता है ऐसे सीधे लाइन खींचना है, तो इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और ऐसे सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, तो आप चाहे तो ऊपर भी निकाल सकते हो, चाहे तो नीचे भी निकाल सकते हो। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि ऐसे एक सीधी लाइन खींच दो, ये हो जाएगी आपकी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो हम काम क्या करेंगे, हम ऊपर ही निकालेंगे। ठीक है, हम ऊपर ही निकालेंगे ताकि ऊपर समझने में हमको आसानी हो जाए। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम्स ना है सॉल्व करने के लिए। तो मान लेते हैं ये इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और इसी P पर हमको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, निरक्षीय स्थिति में P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके लिए ये +Q से आपको P को मिलाना पड़ेगा और -Q से आपको P मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम आप +Q से ये आप P को मिला लो,
और माइनस क्यू से लेके पी को मिला लो। ठीक है, हो गई इतनी बात। अब आगे जब आप प्लस क्यू के लिए पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालोगे तो वो बाहर की तरफ ही जाएगा ऐसे, और प्लस क्यू के लिए मान लेते हैं E1, और माइनस क्यू के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालोगे तो माइनस क्यू की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब है कि इसी लाइन से होते हुए वो अंदर आ जाएगा E2। ठीक है, E1 की दिशा बाहर की तरफ और E2 की दिशा अंदर की तरफ। ये हो गया। अगर आप इसी पॉइंट पे ध्यान से देखो तो आप ऐसे लाइंस को आगे अगर बढ़ाओ, ठीक है, इन दोनों लाइंस को ऐसे आगे बढ़ाओ तो ये मान लेते हैं अगर इधर कोई एंगल थीटा है, ठीक है, अगर देख तो भी दिख रहा है कि इधर कोई ना कोई तो एंगल बनेगा और इधर भी कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। तो ये मान लेते हैं कि इस वाले पे ये, इसको नाम दे दो बी और सी, ये पी आपका पहले से, बी और सी नाम दे दो। तो बी और सी का मान लेते हैं जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो अगर आप इन लाइंस को अगर आप ऊपर बढ़ाते हो, आगे बढ़ाते हो, तो लाइंस को ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, ये थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आप थीटा बना सकते हो, और इस वाले एंगल को भी आप थीटा बना सकते हो। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो एक चीज याद रखना, जिस लाइन से या फिर जिस ये जो लाइंस हमने खींची है दिशा दिखाने के लिए, वो वेक्टर्स की लाइन है, वो सदिश की लाइन है। तो अगर कोई सदिश थीटा से जुड़ा हुआ होता है, अगर कोई सदिश थीटा से जुड़ा हुआ होता है, इसका मतलब है कि जिस लाइन को थीटा से जुड़े हुए हैं, एक तो ये जुड़ी है और एक ये वाली जुड़ी है, तो इस वाले का तो नाम पहले से लिख दिया गया है E1। जिस लाइन से अलग से थीटा जुड़ा होता है उसको कॉस के साथ में लिखते हैं, और जो थीटा के साथ में नहीं जुड़ा हुआ होता है उसको साइन के साथ में लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक नाम होगा इस वाली लाइन का, E1 के साथ में है तो इसको लिखते हैं E1 कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाली लाइंस को नाम देंगे E1 साइन थीटा। ठीक है, E1 साइन थीटा, ऊपर वाली लाइन का नाम E1 साइन थीटा और इस वाली लाइन का नाम E1 कॉस थीटा। और आगे बात करें E2 का भी वही सेम चीज है कि ऐसे आया ये वाला एंगल E2 का थीटा, क्योंकि इधर से मान के चले थे ये थीटा है तो ये भी थीटा, एकांतर कोण होता है, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो सकता है, क्योंकि इधर से आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये संगत कोण बना सकते हो आप इस वाली लाइन से। आगे ये E2 वाली लाइन से अगर मिलाओ तो ये वाली E2 की जो ये लाइन से, ये भी थीटा से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप फिर से लिख सकते हो E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों की लाइंस एक ही है। E1 की यही लाइन है थीटा वाली और E2 की भी थीटा वाली लाइन यही है, तो E1 के लिए भी यही E1 cos थीटा है और E2 के लिए भी यही E2 cos थीटा है। पर E2 का ये जो लंबवत लाइन है वो नीचे है। ठीक है, E2 का लंबवत वाली लाइन नीचे है, क्योंकि E1 का तो ऊपर चला गया था, E2 का नीचे है। और इसका अगर नाम लिखोगे, ये थीटा से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये E2 साइन थीटा मिलेगा आपको। ठीक है, E2 साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है, फिगर हो गया। अब आपको क्या करना है, प्लस क्यू से लेके अगर पी पे आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो प्लस क्यू से अगर पी पे वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो इनके बीच की दूरी भी चाहिए आपको। ठीक है, माइनस क्यू से निकालोगे पी पे तो भी ये वाली दूरी आपको चाहिए होगी, क्योंकि दूरी तो आपको चाहिए, बिना दूरी के आप ये फॉर्मूले के हिसाब से बिना दूरी के आप ये वैल्यू निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, तो बी पी ओ, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है ओ सी पी, दो त्रिभुज है, दोनों को दोनों जो है समकोण त्रिभुज है। इधर से देखो तो दोनों के दोनों जो है समकोण त्रिभुज है। तो करना क्या आपको, ले लेते हैं त्रिभुज, एक ये बी पी ओ, बी पी ओ में, ठीक है, बीपी ओ में क्या है, ये आपका कर्ण है, क्योंकि ये आपका लंबवत रेखा है तो ये कर्ण है, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब पीओ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार आपका मिलेगा बीओ का स्क्वायर। बी बी और पी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो बीपी को ऐसे छोड़ देते हैं। पीओ, पी से लेके ओ तक की दूरी है आर स्क्वायर, और बीओ की दूरी है एल, तो प्लस एल की स्क्वायर, एल का स्क्वायर। बीपी इधर से अगर आप निकालते हो तो बीपी इज इक्वल अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे अगला एक और त्रिभुज है ओ सी पी। तो इस त्रिभुज में जब चलेंगे, त्रिभुज ओ पी सी में, और इस त्रिभुज में ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा लंब और आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर बराबर पीओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। पीसी की वैल्यू हमको नहीं पता, पर पीओ की वैल्यू आर स्क्वायर है और ओसी की वैल्यू एल, तो प्लस एल स्क्वायर। पीसी इधर से निकालोगे तो करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ध्यान से देखो, तो पीसी और बीपी सेम वैल्यू आई है, इसका मतलब है समीकरण समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से ये आपको क्या मिलेगा, बीपी पीसी के बराबर मिलेगा। ठीक है, बीपी जो है पीसी के बराबर मिलेगा, इसका मतलब है बीपी का स्क्वायर जो होगा वो पीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब अगला काम है आपका एकल बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और सबसे पहले आप प्लस क्यू आवेश के लिए पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना, फिर माइनस क्यू आवेश के लिए पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, जब आप प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हो, क्या मिलेगा आपको, प्लस क्यू आवेश के लिए पी पर वैद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के लिए आपने माना है E1 इज इक्वल 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर चाहिए, तो प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है, ये पीसी है ना, पीसी का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। और माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, और अगर आप माइनस क्यू आवेश के लिए पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, तो माइनस के लिए आपने माना क्या है E2, तो E2 की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई क्यू बाई ये वाली दूरी बीपी का स्क्वायर, है ना, बीपी का स्क्वायर। इधर देखो बीपी पीसी के बराबर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप, E2 बराबर 1/4 पाई क्यू बाई पीसी का स्क्वायर, क्योंकि बीपी जो है आपके पीसी के बराबर है। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6। ठीक है, आपका इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 अगर ध्यान से देखो तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। 1/4 पाई क्यू बाई पीसी का स्क्वायर, 1/4 पाई क्यू बाई पीसी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, समीकरण 5 और 6 से ये पता चलता है कि आपका जो E1 है वो E2 के बराबर है। E1 बराबर E2। ठीक है, E1 क्या है, E2 के बराबर है। अब आगे आपको क्या करना है, आपने E1 और E2 की वैल्यू निकाल ली और दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। आपको इस P पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी निकालना है, और वैद्युत क्षेत्र के परिणामी निकालने के लिए क्या करोगे, इधर देखो आपको कई सारे क्वांटिटीज मिली हैं। अगर आप इस वाली लाइंस को अलग से बनाना चाहो तो ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ये है E1 साइन थीटा, और ये है आपका E1, और ये E1 कॉस थीटा। ठीक है, इन फिगर्स को अगर अलग अलग बनाओ तो ये वाला फिगर ऐसे, और इस नीचे वाले फिगर को बनाओ तो ये कुछ ऐसे है। ये E2 साइन थीटा, ये E2, और ये है E2 कॉस थीटा। ठीक है, बराबर है। इन दोनों फिगर्स को आपने अलग अलग बना लिया। जैसे आप इन दोनों फिगर्स को अलग अलग बनाते हो, ध्यान से देखो, ये E1 ऊपर की तरफ जा रहा है और E2 वाला साइन थीटा नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि जब आप परिणामी निकालोगे तो परिणामी में E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या लिखोगे, E1 और E2, चूंकि E1 साइन थीटा
और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत है, अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं इसका मतलब है अभी एक चीज और बचा है आपका, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा खत्म हो गया, इसका काम ही खत्म हो गया, खत्म हो गया ये चीज। आगे E1 cos थीटा बचा है और E2 cos थीटा बचा है। ठीक है, अगर E1 को देखो तो ये भी इस दिशा में आ रहा है और E1 cos थीटा E2 cos थीटा भी इसी दिशा में आ रहा है, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो अगला काम लिखोगे, चूंकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और पता है परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E1 और E2 एक ही दिशा में, दोनों को ऐड कर लो, जितना आएगा वही आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। और इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा E नेट बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इधर देखो E1 और E2 भी एक दूसरे के बराबर है, तो इधर से क्या कर सकते हो आप, E1 cos थीटा प्लस इसकी जगह पे E1 cos थीटा, E2 की जगह पे आप E1 रख दो, तो सेम दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों को ऐड कर लो तो 2E1 cos थीटा बराबर 2E1 cos थीटा, ये आपका मिला E नेट बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, E1 की वैल्यू रखनी है और cos थीटा की वैल्यू रखनी है। तो आप इधर से दोनों ये जो त्रिभुज है इनमें से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू निकाल के, और E1 तो आपने पहले से निकाला है 1/4πε0 q/pc का स्क्वायर, आपको इसमें रखना है, जो भी वैल्यू आएगी आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको नोट करो ये वाला चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो आगे देखो, इसके बाद से आपको cos थीटा चाहिए ना, तो पहले cos थीटा निकालो इस वाले त्रिभुज से, OCP वाले से, त्रिभुज OCP में अगर आप cos थीटा अप्लाई करते हो तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला होता है cos थीटा का, आधार बटे कर्ण, और आधार इसमें ये वाला था और कर्ण इसका ये, तो आपको मिलेगा L/√r² प्लस L², क्योंकि हमने PC और ये BP की वैल्यू निकाल रखी थी। ठीक है, कड़ी में r² प्लस L² और इसकी भी वैल्यू कड़ी में r² प्लस L², तो कह रहा है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब है ये आधार और ये वाला इसका कर्ण, तो L/√r² प्लस L²। cos थीटा निकल गया, मान रखेंगे E नेट बराबर 2, E1 की वैल्यू रख लो, E1 कितना है 1/4πε0 ये q/pc का स्क्वायर, और pc की वैल्यू कितनी है ये वाला, pc का स्क्वायर मतलब कड़ी में r² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, pc की वैल्यू हमने निकाली थी कड़ी में r² प्लस L², तो pc का स्क्वायर मतलब कड़ी में r² प्लस L² का होल स्क्वायर इनटू, और कोई बच गया, आपने E1 की वैल्यू रखी और cos थीटा आपका बचा है, और cos थीटा आपने निकाला है L/√r² प्लस L²। ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इन दोनों को देखो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये 1/4πε0, ये Q और L और 2 इन तीनों को एक साथ में लिखो ऐसे, Q इंटू 2L। ठीक है, ये हो गए तीनों Q इंटू 2L और 1/4πε0, ये नीचे वाले जो है ये कड़ी में r² प्लस L² का स्क्वायर है, और कड़ी में r² प्लस L² ये एक है, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कड़ी में r² प्लस L² का क्यूब
क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका पावर 1 है, दोनों का हो जाएगा आपका क्यूब। अब आगे आपको क्या करना है, क्यूब इंटू 2l, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, p बन जाएगा। तो आपको मिलेगा ई नेट बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे आप रख सकते हो p, ठीक है। उसकी जगह पे क्या मिलेगा आपको, p। और एक चीज, ये कर्ली में r² प्लस l², इसके घात में 3, ठीक है। इधर आप लिख लेना समीकरण 3 से, ये फर्स्ट से समीकरण 1 से आपको ये p की वैल्यू रखनी है क्यूब इंटू 2l, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, फिर से वही काम जो हमने पहले वाले में करा था कि l और r को आपको चेक करना है कौन छोटा है कौन बड़ा। फिर से वही काम, r देखो l से बड़ा है, मतलब l की वैल्यू r से छोटी है, तो अगर इसका स्क्वायर निकालते हो तो भी l² r² से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका l² है वो r² से छोटा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फिर से वही l² को r² के सापेक्ष नगण्य मानने पर, और जैसे ही आप l² को r² के सापेक्ष नगण्य मानते हो, इसका मतलब क्या है, आपको l² की वैल्यू को हटा देना है। और जैसे ही आप l² की वैल्यू को हटाते हो तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई √r² का क्यूब, ठीक है। और अगर आप r² को अंडर रूट से बाहर करोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ r, और उसका क्यूब है तो आपको मिलेगा ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r³, ठीक है। ये स्क्वायर बाहर आएगा तो r बचेगा और r का होल क्यूब बचेगा तो r³ मिलेगा, ठीक है। ये होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, ई नेट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r³, ठीक है। और अक्षीय स्थिति में क्या था, अक्षीय स्थिति में क्या था, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r³। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको अक्षीय स्थिति में ये 2p मिलेगा और निरक्षीय स्थिति में आपको सिर्फ p देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये वाला अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। और आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।